हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे दोस्तों और अपनी पढ़ाई को और मजबूत कर रहे होंगे दोस्तों। आपको पता है कि मैं इस चैनल पे जो है मैथ और जीके जो जीएस दोस्तों उसका वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इसको देख सकते हैं, आपको इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। दोस्तों हम डेली यहाँ पर क्या करते हैं कि प्रैक्टिस सेट करते हैं दोस्तों जीएस का। ठीक है, तो आज हम एक और प्रैक्टिस सेट के साथ आए हैं और इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हमने कुछ क्वेश्चन रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको एक सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको ये पसंद आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या कहा गया है कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। दोस्तों देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात समझिएगा, अमीटर होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, अमीटर क्या होता है, एक तरह का धारा मापी होता है। क्या होता है अमीटर जो होता है दोस्तों, एक तरह का धारा मापी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि अमीटर क्या है तो अमीटर एक तरह का धारा मापी होता है। इससे हम लोग क्या करते हैं, धारा मापते हैं। क्या करते हैं, धारा मापते हैं। ठीक है, जो अमीटर का प्रतिरोध होता है दोस्तों, आप जितना कम रखेंगे उतना ही क्या होगा, अधिक आपको अच्छा मतलब रिजल्ट मिलेगा आपको धारा का। ठीक है, यानी जितना कम प्रतिरोध होगा दोस्तों, क्या होता है अब ऐसे समझिएगा। होता क्या है दोस्तों कि अगर मान लीजिए धारामापी होता क्या है, पहले ऐसे समझिए। जैसे ये आपका क्या है, अ, एक सेकेंड दोस्तों। हाँ, यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये आपका क्या है, धारामापी है। यहाँ पर लगा होता है गैल्वेनोमीटर। क्या लगा होता है, गैल्वेनोमीटर। जो क्या करता है दोस्तों, यहाँ से अगर कोई मतलब क्या होता है, अगर कहीं से धारा यहाँ पर जा रहा है दोस्तों, है ना, अगर मान लीजिए इसमें 10 एम्पीयर की धारा जा रहा है, तो जो गैल्वेनोमीटर का होता है दोस्तों, यहाँ पर इसका कुछ प्रतिरोध होता है। ठीक है, और इस प्रतिरोध के कारण आपको जो यहाँ पर रिजल्ट मिलता है दोस्तों, ये 10 एम्पीयर से यहाँ तो 10 एम्पीयर पास होगा, लेकिन 10 एम्पीयर से यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा दोस्तों, वो क्या कुछ कम ही मिलेगा दोस्तों, है ना। यानी जो गैल्वेनोमीटर बताएगा दोस्तों, ये 10 मीटर से कुछ 10 एम्पीयर से कुछ कम ही बताएगा। ठीक है, यानी प्रतिरोध के कारण क्या होता है, धारा जितना प्रतिरोध अधिक होगा उतना ही आपको उतना ही शुद्ध धारा का माप आप नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी क्या होता है कि अमीटर का प्रतिरोध कितना किया जाए, जितना कम हो सके उतना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अमीटर का प्रतिरोध होता है कितना है दोस्तों। तो याद रखिएगा, अमीटर क्या होता है, एक धारामापी होता है, एक तरह का धारामापी होता है। ठीक है, जिसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। समझिएगा। अब आदर्श अमीटर क्या होता है दोस्तों, तो रियल में दोस्तों ऐसा कोई आदर्श अमीटर होता नहीं है, लेकिन आदर्श अमीटर हम उसे कहते हैं जिसका प्रतिरोध क्या है, एकदम शून्य हो जाए। जब दोस्तों प्रतिरोध क्या हो जाएगा, एकदम शून्य हो जाएगा, तो आप यहाँ से जितना भी धारा निकालेंगे दोस्तों, अगर यहाँ से 10 एम्पीयर गया तो ये 10 एम्पीयर धारा भी इधर पास कर जाएगा, और जब 10 एम्पीयर धारा इधर पास कर जाएगा तो यानी आपका जो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ये आपका सही धारा माप कर देगा। ठीक है, तो जितना कम प्रतिरोध रखना चाहे रख सकते हैं। तो जो अगर आदर्श अमीटर की बात करें तो आदर्श अमीटर उसे कहेंगे जिसका प्रतिरोध क्या हो, शून्य हो। तो याद रखेंगे कि धार आदर्श अमीटर किसे कहेंगे, जिसका प्रतिरोध क्या हो आपका शून्य हो, उसे हम क्या बोलते हैं, आदर्श अमीटर बोलते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आदर्श वोल्ट मीटर जो होता है। ठीक है, देखिए अमीटर धारा मापने के काम आता है, वोल्ट मीटर वो आपके काम आता है किसमें, विभवांतर मापने का काम आता है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर भी क्या एक तरह का धारा मापी। अब यहाँ समझिए क्वेश्चन, वोल्ट मीटर भी आपका एक तरह का धारा मापी होता है और अमीटर भी एक तरह का धारा मापी होता है। डिफरेंस क्या होता है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आप जितना अधिक रखेंगे उतना ज़्यादा आएगा, उतना आपको अच्छा उसका क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। और अमीटर का प्रतिरोध जितना कम रखेंगे उतना मतलब अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो अगर हम बात करें वोल्ट मीटर का, तो आप समझिए इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि इसका प्रतिरोध जितना हम अधिक रख सकते हैं उतना कर सकते हैं। जितना अधिक मतलब क्या, इसका अनंत कर देते हैं ना, तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, इसका अनंत हो जाता है। यानी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अनंत, और जो आपका अमीटर का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन था, तो याद रखिएगा जो अमीटर है वो भी क्या है आपका एक तरह का क्या होता है कि धारामापी होता है, और वोल्ट मीटर भी क्या होता है, एक तरह का धारामापी होता है। एक क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि जो वोल्ट मीटर होता है उसको परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं। तो देखिएगा, वोल्ट मीटर को आप जोड़ेंगे समांतर क्रम में, किसमें, समांतर क्रम में, और जो अमीटर होता है उसको जोड़ेंगे आप श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखने होंगे, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में और अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ गए, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिए अगर बात करें वोल्ट मीटर का, तो वोल्ट मीटर आपने अभी डिस्कस कर लिया, इसका प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत, और ये एक तरह का धारामापी होता है। ठीक है,
विभवांतर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, आपको पता है वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट है। और धारा का जो मात्रक होता है क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। अगर बात करें प्रतिरोध किसका मात्रक है, तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम। क्या होता है, ओम। ये वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम, इन्हीं के नाम पर बना गया है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि प्राथमिक सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो कितना होता है। तो दोस्तों जो प्राथमिक सेल होता है उसका अगर विद्युत वाहक बल की बात करें तो क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1.08 वोल्ट होता है। प्राथमिक सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो कितना होता है, 1.08 वोल्ट होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा गया कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए प्रकाश तंतु क्या होता है, किस सिद्धांत पर काम करता है। देखिए अगर बात करें प्रकाश तंतु के सिद्धांत की तो याद रखना है, इसको हम याद कर सकते हैं। यह आपके परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ना, इसको हम लिख देंगे इसका पूर्ण आंतरिक यानी टोटल। ठीक है, टोटल जो रिफ्लेक्शन होता है दोस्तों उस पर डिपेंड करता है प्रकाश तंतु, यानी उस पर काम करता है। देखिए अब प्रकाश तंतु होता क्या है, देखिए प्रकाश तंतु क्या होता है कि कुछ इस तरह से आपका कांच का कह सकते हैं या प्लास्टिक का कह सकते हैं दोस्तों, एक तरह का पाइप होता है। होता क्या है कि प्रकाश तंतु से हम जो भी सिग्नल भेजते हैं दोस्तों ना, वो बिना क्षति हुए क्या होता है, एक समझा देते हैं दोस्तों आपको। प्रकाश तंतु की अगर बात करें तो जैसे आपका क्या है, ये प्रकाश तंतु है। ठीक है, ये क्या है, प्रकाश तंतु। अगर आप यहाँ से कोई भी सिग्नल दोस्तों आप यहाँ भेज रहे हैं, मतलब जैसे यहाँ से कोई सिग्नल भेजते हैं तो होता है क्या दोस्तों, ये जो सिग्नल होता है, ठीक है, अगर आप देखिए प्रकाश तंतु जो है टोटल इसमें क्षति नहीं होता है। जैसे आप यहाँ से लाइट जलाए, ठीक है, यहाँ से आप लाइट जलाए तो ये लाइट क्या होगा, ऐसे जाएगा, फिर इससे टकरा कर ऐसे आएगा, फिर ऐसे टकरा कर फिर ऐसे, और फिर इस तरह से क्या होता है, ये लाइट क्या होता है दोस्तों, यहाँ से पार निकल जाता है। मतलब आप जितना लाइट भेजे वो बिना कुछ क्षति हुए क्या हो गया, सीधे पार निकल गया। अभी दोस्तों आपको याद हो तो हमको उतना अच्छी तरह से याद नहीं आ रहा है, लेकिन इतना याद रहा है कि जो अभी प्रकाश तंतु के द्वारा ही जो आपका जो अंडमान निकोबार है शायद, ठीक है, वहाँ पर समुद्र के रास्ते से बिछाया गया है ताकि वहाँ नेटवर्क सिस्टम जो है अच्छी किया जा सके। यानी शायद जहाँ तक मेरा ख्याल है दोस्तों, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि यह केरल से अंडमान निकोबार तक बिछाया गया है। ठीक है, तो किसे बिछाया गया, ये समुद्र में बिछाया गया। ठीक है, और क्या होता है देखिए प्रकाश तंत्र उससे क्या होता है, देखिए क्योंकि क्या होता है ना, अंडमान निकोबार में उतना अच्छा नेटवर्क सुविधा नहीं है, जिससे संपर्क उतना अच्छा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उसको दुरुस्त करने के लिए प्रकाश तंतु को बिछाया गया है। ठीक है, अब थोड़ा समझ लीजिए कि प्रकाश का ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है क्या। तो जैसे अगर आप बात करें दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो प्रकाश का अपवर्तन होता है इसको आपको पता होना चाहिए। जैसे जैसे जब कोई प्रकाश किरण क्या होता है दोस्तों ना, एक माध्यम से, जैसे मान लीजिए कोई दूसरा माध्यम है, ये आपका कोई दूसरा माध्यम है, जब कोई प्रकाश किरण क्या होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो जैसे ये प्रकाश किरण मान लीजिए आ रही है, इसको अच्छी तरह से अगर हम कह दें, एक सेकेंड दोस्तों अच्छी तरह समझा देते हैं आपको। जैसे देखिए ये प्रकाश, ये क्या है, नीचे क्या है, एक माध्यम है। ठीक है, ये माध्यम जो है दोस्तों, ये माध्यम जो है ये है जल का, किसका माध्यम है, जल का। यहाँ से प्रकाश किरण क्या आ रही है दोस्तों, आ रही है। ठीक है, यहाँ से ये मान लीजिए ये माध्यम जो है ये एयर है, क्या है, एयर, और ये क्या है आपका वाटर। तो देखिए जब यहाँ पर माध्यम चेंज होगा ना, तो जब माध्यम यहाँ पर चेंज होगा तो ये प्रकाश किरण देखिए क्या होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है कि ये प्रकाश किरण को रियल में कैसे आना चाहिए, रियल में इसको जाना चाहिए था सीधे ऐसे, लेकिन ये ऐसे नहीं जाती है। क्या होती है कि यहाँ पर ये झुक जाती है, कुछ इस तरह से झुक जाती है। समझ में आ गया। तो ये प्रकाश किरण के ये झुकने की जो घटना है दोस्तों ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। देखिए ये झुकती कब है, और चूंकि ये बहुत ही लंबा टॉपिक है दोस्तों, तो होता क्या है कि जब प्रकाश किरण मान लीजिए ये किसी विरल माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम आ रही, सपोज करिए कि इसको ऐसे हम समझते हैं, एक सेकेंड, ए मान लीजिए आपका, अगर इस माध्यम की बात करें तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ये वाला माध्यम क्या हो गया, जल हो गया, ये वाला माध्यम क्या हो गया, जल। ठीक है, ये माध्यम जल हो गया। और एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड, हाँ,
ये वाला माध्यम क्या हो गया दोस्तों, जल हो गया। अब नीचे जो है दोस्तों वो क्या है, नीचे आपका है एयर, क्या है एयर। अब देखिए अब क्या होगा, अब जब कोई प्रकाश किरण आएगी दोस्तों तो ये इसका यहाँ पर जब इस माध्यम से यानी जल से होकर के सीधा प्रकाश में जब प्रवेश करेगी, यानी जब एयर में प्रवेश करेगी, तो ये आप इसको बोलते हैं दोस्तों अभिलंब। ठीक है, अब ये क्या होगा, अब यहाँ पर झुकेगा नहीं। अब क्या होगा, यहाँ पर झुकेगा नहीं बल्कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूर हटेगा। देखिए क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है दोस्तों, तो इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये क्या होगा, दूर हटेगा, मतलब इस अभिलंब से क्या होगा, दूर हटेगा। यानी इसको अगर कहें तो इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधे, लेकिन ये ऐसे ना जा करके कैसे जाएगी, ये आपका सीधे ऐसे निकल जाएगी, यानी कुछ इस तरह से झुक जाएगी। तो इस माध्यम को हम बोलते हैं दोस्तों विरल सघन माध्यम। तो जब सघन से विरल में जाती है तो ये अभिलंब से दूर हटती है। और देखिए जैसे जैसे हम इसको क्या करेंगे और बढ़ाएंगे, क्या करेंगे और बढ़ाएंगे, वैसे वैसे ये ऐसे ऐसे होती जाएगी। ठीक है, तो एक कंडीशन ऐसा आता है दोस्तों कि इसको और बढ़ाएं तो ये प्रकाश पुनः वापस लौट जाती है। तो यही जो घटना है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसको आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन की अगर बात करें, अच्छा एक चीज़ और क्वेश्चन ये पूछता है दोस्तों कि जो आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या दिखाई देता है, आकाश का रंग क्या होता है, नीला होता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अरे यार, और बात करें प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, तो देखिए जो तारे टिमटिमाते हैं वो किसके कारण टिमटाते हैं, तो तारे जो टिमटिमाते हैं दोस्तों, तारे, ठीक है, तारों का जो टिमटिमाना होता है, टिमटिमाना, ये प्रकाश के अपवर्तन कारण होता है। ये जो प्रकाश का प्रकीर्णन है दोस्तों, है ना, प्रकाश का प्रकीर्णन, इसके कारण क्या होता है दोस्तों, ये बताता है दोस्तों कि प्रकाश, जैसे आपका हो गया आकाश का रंग नीला दिखाई देना दोस्तों, सूर्य का सुबह शाम लाल दिखाई देना दोस्तों, तो ये किसके आधार पे है दोस्तों, प्रकाश के प्रकीर्णन के आधार पे है। ठीक है, कभी हम इस टॉपिक पे डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पर ध्रुव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, मतलब किस नियम द्वारा ये पता चलता है कि जो प्रकाश है ये एक अनुप्रस्थ तरंग है दोस्तों। तो प्रकाश के ध्रुव द्वारा ये पता चलता है कि क्या है, प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है ना। प्रकाश का ध्रुवण जो होता है ना, जो क्या होता है कि प्रकाश में इसका ध्रुवण हो जाता है, तो प्रकाश ध्रुवण के द्वारा ही पता चलता है कि जो प्रकाश है वो क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए अगर बात करें प्रकाश तंतु के जनक कौन है दोस्तों, तो जो प्रकाश तंतु के जनक की बात करें तो आपको पता है नरेंद्र कृपलानी है दोस्तों। और इनसे एक करंट का जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। क्या दिया गया, पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया किसको, नरेंद्र कृपलानी को। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तारों का टिमटिमाना। हमने बता दिया कि तारों क्यों टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन कारण टिमटिमाते हैं। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। तो देखिए बहुत ही हमने कहा कि टॉपिक लंबा है, तो बस इतना याद रखिए कि यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। ठीक है, कभी हम इसके पे डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है कि पीला का जो पूरक रंग है दोस्तों वो क्या है। तो देखिए दोस्तों जो पीला का पूरा रंग, सबसे हम सोचते हैं पूरक रंग होता क्या है। अगर पूरक के रंग की बात करें तो किसी रंग में, ठीक है, किसी रंग में अगर आप कोई रंग डाल दे रहे हैं, और जब दोनों रंग की बात करें, जैसे मान लीजिए ए कोई रंग है और बी कोई रंग है, इन दोनों रंगों को आपस में मिलाने से क्या बन गया, व्हाइट बन गया, यानी सफ़ेद बन गया। तो हम क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे कि ए वाला इसका पूरक है और ए वाला किसका पूरक है, इसका पूरक है। मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पूरक रंग कहलाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक जो है बी का पूरक कहलाएगा और बी जो है ए का पूरक कहलाएगा। तो आपसे पूछा गया कि पीले रंग का पूरक रंग कौन है, मतलब पीले रंग में कौन सा रंग डाला जाए कि आपको सफ़ेद मिल जाए। तो देखिए जब पीले रंग की बात करें तो पीले रंग में अगर आप क्या करते हैं, नीला रंग डाल देते हैं। कौन रंग, यहाँ पर ऑप्शन था दोस्तों नीला। तो पीले रंग में अगर नीला रंग डाल देते हैं दोस्तों तो ये क्या बन जाता है, सफ़ेद बन जाता है। अर्थात पीले का जो पूरा रंग है दोस्तों, पूरक रंग है कौन है, नीला रंग है। ठीक है, तो समझ गए पूरक रंग क्या होता है। तो ऐसे जो रंग दोस्त होते हैं, ऐसे रंग जो क्या होते हैं, मतलब ऐसे दो रंग जिनको आपस में मिलाया जाए तो क्या मिल जाए, सफ़ेद रंग मिल जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पूरक रंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूरक रंग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
चलिए अब बात करते हैं दोस्तों आगे, प्राथमिक रंग किसे कहते हैं दोस्तों। तो प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है कि कौन निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है। तो याद रखिएगा, जो हरा है दोस्तों और लाल है दोस्तों और नीला है दोस्तों, है ना, हरा लाल नीला, ये क्या है दोस्तों, प्राथमिक रंग कहलाते हैं। हरा लाल और नीला ये क्या कहलाते हैं, प्राथमिक रंग कहलाते हैं। ठीक है, तो आप पूरा रंग समझ गए, फिर प्राथमिक रंग समझ गए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, देखें यहाँ पर क्या कहा है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा तथा आभासी बनता है। अब देखिए ध्यान से, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब क्या बनता है, छोटा तथा आभासी बनता है। अब बात करें दोस्तों छोटा और आभासी, तो सबसे पहले समझते हैं समतल दर्पण दोस्तों। इससे जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों हमेशा क्या बनता है, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा दोस्तों, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा। और इसका पार्श्व मतलब जैसे समझिए, पार्श्व उल्टा का मतलब क्या होता है, जैसे ए अगर यल है तो इसको कैसे बनेगा, ये सीधा ही बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, लेकिन ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इसका पार्श्व का जगह उल्टा हो जाएगा। तो समझ गया, समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है, सीधा और आभासी और पार्श्व उल्टा होता है। ठीक है, अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है दोस्तों, उल्टा बनता है। कैसे बनता है, उल्टा बनता है। और ये डिपेंड करता है कि वस्तु कहाँ रखा गया है, उसके आधार पे उसकी साइज होती है। लेकिन एक कंडीशन इसमें भी और होता है दोस्तों, पूछा जाता है कि अवतल दर्पण प्रतिबिंब कब आभासी बनता है। ठीक है, तो एक कंडीशन होता है जब क्या करते हैं, जो वस्तु को हम क्या करते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं। ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच में जब रखेंगे दोस्तों, तब जो होता है अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, सीधा और आभासी बनता है। ठीक है, तो देखिए वह उत्तल दर्पण है दोस्तों, जिससे क्या होता है, प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है और क्या बनता है, आभासी बनता है। इसका उपयोग हम कर लेते हैं कहाँ पर, तो जो गाड़ी होते हैं दोस्तों, वो ड्राइवर के पास जो शीशे होते हैं उसमें हम उसका उपयोग कर लेते हैं। क्योंकि पीछे से अगर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं दोस्तों, तो उसका बहुत ही छोटा प्रतिबिंब हमको दिखा देता है, कौन, उत्तल दर्पण द्वारा दिखा देता है। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग क्या करते हैं दोस्तों, तो जो डॉक्टर होते हैं दोस्तों, आँख कान यानी चिकित्सा के क्षेत्र में जो आँख कान होती है दोस्तों, उसको देखने के लिए, उसमें उसको बारीकी से देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो याद रखिए उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ हो गया, और अवतल दर्पण का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ से। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक बनने दोस्तों हमने यहाँ पर आपको बता दिया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य में जो ऊर्जा बना रहता है दोस्तों, क्यों बना रहता है, यानी सूर्य में ऊर्जा का स्रोत जो है ऐसा क्यों बना रहता है। ठीक है, तो देखिए दो चीज़ें होते हैं दोस्तों, है ना, एक होता है नाभिकीय विखंडन होता है और एक नाभिकीय संलयन होता है। अब इसको समझते हैं नाभिकीय विखंडन क्या होता है। सिंपल भाषा में समझेंगे नाभिकीय विखंडन है क्या। तो देखिए जब एक बहुत बड़ा नाभिक दोस्तों, है ना, एक बड़ा नाभिक लगभग दो समान नाभिकों में क्या होता है, लगभग ये दो समान एक बहुत बड़ा दोस्तों जो परमाणु होता है दोस्तों, लगभग दो समान परमाणु में क्या होता है दोस्तों, बट जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। देखिए नाभिकीय विखंडन में होता है क्या दोस्तों, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि इसमें हम न्यूट्रॉनों की क्या करते हैं, बमबारी कराते हैं। देखिए अगर हम बात करें दोस्तों रिएक्टर में, यानी जो नाभिकीय रिएक्टर होता है दोस्तों, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन द्वारा विखंडन कराने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम इस पर न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं। और जब हम एक न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं दोस्तों, तो नाभिकीय विखंडन क्रिया आगे ऐसे बढ़ती जाती है और प्रत्येक बार 3-3 न्यूट्रॉन क्या होते हैं, निकलते रहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे जब बहुत बड़ा नाभिक दोस्तों दो हल्के नाभिकों में, दो बराबर हल्के नाभिकों में क्या होता है, बट जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नाभिकीय संलयन की, तो इसमें उल्टा होता है दोस्तों, यानी जब जो दो छोटे छोटे नाभिक मिल करके एक बड़ा नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है दोस्तों, इस प्रक्रिया में प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन बोलते हैं। दोनों चीज़ों में दोस्तों होता क्या है, दोनों चीज़ों की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें मतलब ऊर्जा बहुत ज़्यादा निकलता है। क्या होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलता है। ये हम आपको जब नाभिकीय विखंडन पढ़ाएंगे तो हम आपको अच्छी तरह समझा देंगे कैसे होता है ऐसे। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। जो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता है दोस्तों, वह नाभिकीय संलयन के कारण होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको भी अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्थिर ताप अगर स्थिर है दोस्तों, है ना, पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये किसका नियम है दोस्तों, है ना। तो याद रखिएगा ये आपका
बायल्स का नियम है। मतलब क्या कर दीजिए, अगर अगर आप ताप को स्थिर कर दीजिए, है ना, ताप को क्या कर दीजिए, स्थिर कर दीजिए, मतलब टेम्परेचर मत बढ़ाइए। और क्या करिए कि किसी गैस का निश्चित मात्रा का आयतन दाब अगर उसको दाबिए, ठीक है, दाबिए, तो होता क्या है दोस्तों, दाबने से क्या होगा, आयतन क्या होगा, बढ़ जाए, मतलब घट जाएगा। समझिए, अगर आपके पास एक गुब्बारा है दोस्तों, है ना, गुब्बारे में क्या है, गैस भरा हुआ है दोस्तों। तो गैस भरा हुआ, जब इस गुब्बारे को आप दाबेंगे, टेम्परेचर वही रहेगा दोस्तों, तो गुब्बारे को दाबेंगे तो गुब्बारे का आयतन क्या होगा, छोटा होगा। तो एक मतलब यही क्या कहता है, बायल्स का नियम कहता है ना। अगर आप ताप बढ़ाते हैं दोस्तों, है ना, ताप को क्या करते हैं दोस्तों, सॉरी, अगर ताप को क्या करते हैं आप, स्थिर रखते हैं, और फिर दाब को बढ़ाते हैं दोस्तों, मतलब इधर से फोर्स लगाएंगे दोस्तों, इधर से फोर्स लगाएंगे दोस्तों, इधर से फोर्स लगाएंगे, तो इसके आयतन में क्या होगी, कमी होगी। यही क्या है, यानी इसका ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस कहने का सीधा सा मतलब यही है दोस्तों, जो अगर टेम्परेचर नहीं बदल रहा है तो जो क्या होगा दोस्तों, इसका आयतन होगा, जो वैल्यूम होगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/p के। तो ये किसका नियम है दोस्तों, ये बायल का नियम है। तो बायल का नियम हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं चार्ल्स का नियम क्या कहता है। चार्ल्स का नियम ये कहता है कि अगर आप क्या करिए, अगर आप क्या करिए दोस्तों, दाब को स्थिर रखिए, ठीक है, क्या रखिए, दाब को स्थिर रखिए और इसके टेम्परेचर को बढ़ाइए, ठीक है, दाब को स्थिर रखेंगे और उसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर जो होगा भी प्रोपोर्शनल किसका आ जाएगा, टी का आ जाएगा। भी प्रोपोर्शनल किसका आ जाएगा, टी के। कहने का मतलब क्या है कि अगर दाब को स्थिर रखते हैं दोस्तों और टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं दोस्तों तो क्या होता है कि इनके जो अणु होते हैं दोस्तों ना, उसमें क्या होते हैं, ऊष्मीय प्रसार होता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, इनके अणु जो हैं ये ऊष्मा पाकर के फैलते हैं दोस्तों, है ना, उत्तेजित होते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, ये इनका आयतन में क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है। तो देखिए, ये आपका हो गया कौन सा नियम, चार्ल्स का नियम, और एक किसका नियम, बायल्स का नियम हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते क्या है। यहाँ पर क्या है, अवोगैड्रो संख्या क्या होता है दोस्तों, है ना। अवोगैड्रो संख्या जो होता है दोस्तों, ये होता है आपका 6.023 गुणे 10⁻23। ठीक है, ये होता है दोस्तों एवोगैड्रो संख्या। मतलब अगर बात करें, अब इसी को आप या आपसे पूछा जाएगा कि एवोगैड्रो नियतांक क्या है, तो आप कह सकते हैं जो एवोगैड्रो नियतांक है दोस्तों, यानी एवोगैड्रो संख्या है 6.023 गुणे 10⁻23 होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, फिर देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, है ना, यहाँ पर हार्न सिल्वर का जो सूत्र है वो क्या है। हार्न सिल्वर का सूत्र क्या है दोस्तों, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों क्या है, सोडियम, यहाँ पर क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है दोस्तों, क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं खाने वाला सोडा, है ना, खाने वाला सोडा। ये क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पर क्या देखिए, सोडियम कार्बोनेट है दोस्तों, है ना, सोडियम कार्बोनेट मतलब इसको बोलते हैं धावन सोडा, मतलब धोने वाला सोडा। ठीक है, कपड़ा धोने वाला सोडा, ये होता है सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर जो है दोस्तों इसको बोलते हैं दोस्तों अश्रु गैस। क्या बोलते हैं दोस्तों, अश्रु गैस बोलते हैं इसको, CCl3NO3। ये क्या है, अश्रु गैस है। AgCl दोस्तों, इसी को हम क्या बोलते हैं, हार्न सिल्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्न सिल्वर जो है दोस्तों, AgCl, यानी जो ऑप्शन नंबर जो दोस्तों आपका डी है, ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। AgCl ये क्या होता है, हार्न सिल्वर कहलाता है। ठीक है, चलिए जिप्सम की बात करें दोस्तों, तो जिप्सम का जो आपको पता है क्या होता है दोस्तों, है ना। जिप्सम का अगर सूत्र पूछा था आपसे कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों कैल्शियम, 1 सेकंड दोस्तों, ये आपका होता है CaCO3। तो ये क्या होता है दोस्तों, CaCO3.2H2O। इसको थोड़ा और 1 सेकंड दोस्तों, हाँ, इसको लिखते हैं दोस्तों CaCO3.2H2O, 2H2O, है ना।
यानी इसमें कैल्शियम कार्बोनेट डॉट 2H2O, मतलब अगर कैल्शियम के क्या है दोस्तों, दो और हाइड्रो इसमें क्या होते हैं, जिप्सम में हाइड्रोजन के क्या होते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन के नहीं, जल के कितने अणु होते हैं, 2 अणु होते हैं, ठीक है। POP है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अगर इसी में से आप क्या करिए दोस्तों, इसमें 1.5 अणु जो मतलब इसका 1.5 अणु जो जल है दोस्तों गायब कर दीजिए, मतलब CH3 डॉट हाफ H2O। अगर ए है दोस्तों तो इसको बोलते हैं POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। मीथेन को दोस्तों मार्स गैस कहते हैं, इसका CH4 है ना, ये क्या है, मीथेन है, और इसको आपका कहते हैं मार्स गैस बोलते हैं, ठीक है। ये आपका दोस्तों क्या है, सिंदूर है, तो सिंदूर को दोस्तों आप बोलते हैं HGS, है ना, HGS को क्या बोलते हैं दोस्तों, सिंदूर बोलते हैं HGS। और इसके दोस्तों लाल पोटास क्या होता है दोस्तों, है ना, इसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट यानी KMnO4। ये क्या होता है दोस्तों, पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, यानी लाल पोटास को बोलते हैं KMnO4, है ना। तो इसको आप याद रखेंगे, सारी चीज़ें आपको लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, इसके और भी मतलब इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों, तो जो आपको याद रखने चाहिए। जैसे आपकी अब बात करें हम, अगर हम बात करें दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं, तो MgOH का होल ट्वाइस, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। साधारण नमक का क्या होता है दोस्तों, NaCl, क्या होता है, साधारण नमक का होता है NaCl। अगर बात करें दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड यानी हास्य गैस को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। और ऐसे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको याद रखने चाहिए। अब आगे चलते हैं तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो जस्ते का फूल किसे कहते हैं दोस्तों, है ना, जस्ते का जो फूल होता है दोस्तों ये किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर जस्ते की फूल की बात करें तो ये कहते हैं हम लोग, सबसे पहले देखिए MgOH का होल ट्वाइस है, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। NaCl साधारण नमक हो गया दोस्तों। और देखिए साधारण नमक का जो pH वैल्यू कितना होता है, 7 होता है, कितना होता है, 7 होता है, याद रखिएगा। और जिंक ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं दोस्तों जस्ते का फूल, क्या बोलते हैं, जस्ते का फूल बोलते हैं किसको, जिंक ऑक्साइड को, है ना। तो याद रखिएगा जस्ते का फूल किसको कहते हैं, जिंक ऑक्साइड को कहते हैं जस्ते का फूल, है ना। तो उम्मीद करते हैं इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है दोस्तों, है ना। देखिए अब देखिए समझिए बात को, अशुद्धियाँ अगर कोई मतलब द्रव है दोस्तों, है ना, उसमें क्या कर दीजिए, अशुद्धियाँ आप मिला दीजिए, है ना, द्रव में क्या करिए आप अशुद्धियाँ मिलाइए। तो क्या होता है दोस्तों कि 2 चीज़ें होती हैं दोस्तों, इसके जो क्वथनांक है दोस्तों, क्वथनांक वो बढ़ जाते हैं, क्या होते हैं, क्वथनांक क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। क्वथनांक क्या होता है, तो वह जिस पर क्या होता है, कोई द्रव क्या होता है दोस्तों वाष्प में बदलने लगता है, उससे क्या बोलते हैं, उसका क्वथनांक कहते हैं। देखिए तो क्या होता है कि इसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। अब देखिए अगर आप क्या कर दीजिए, समझिए, अगर आप हम दाल में क्या करते हैं दोस्तों, दाल में जैसे समझिएगा, अगर मान लीजिए आपको जैसे हमने कहा कि जो आपका जल है उसका क्वथनांक होता है 100 सेंटीग्रेड, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही कोई आप बर्तन में हीट कर रहे हैं दोस्तों, जैसे क्या करेंगे, हीट करेंगे दोस्तों इस बर्तन को, तो जैसे हीट करेंगे, जैसे इसका टेम्परेचर 100 के पास, देखिए जब तक 100 नहीं हुआ था तब तक ये इस पानी को क्या करेगा, गर्म करेगा। और लेकिन जैसे ही ये 100 हो गया, क्या हो गया, जैसे ही ये 100 हो गया दोस्तों, तो क्या होगा, जैसे ही 100 होगा यहाँ पर ये पानी अब उससे ज़्यादा गर्म नहीं होगा, 100 सेंटीग्रेड ज़्यादा गर्म नहीं होगा। अब क्या होगा, ये पानी वाष्प में बदलना स्टार्ट कर देगा, समझ में आ गया। मतलब आपका जो टोटल एनर्जी है दोस्तों वो क्या जगह मतलब व्यर्थ चला जाएगा, यानी पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो द्रव होता है, अगर उसमें आप जैसे दाल पकाते हैं लोग ना, तो दाल पकाने में क्या होता है दोस्तों, हम नमक डालते हैं। क्वेश्चन बनता है कि नमक डालने से, दाल में नमक डालने से दाल जो है जल्दी क्यों गल जाता है। तो रीजन क्या है, देखिए रीजन ये है कि इसका क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी 100 सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। अब क्या होगा कि अगर 100 सेंटीग्रेड आप ताप दे रहे हैं, कितना, 100 सेंटीग्रेड ताप दे रहे हैं, तो वह ताप क्या करेगा, उस पानी को उबालेगा, क्या करेगा, पानी को गर्म करेगा, यानी दाल को गर्म करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए
इसका ताप 100 होता, तो 100 होता तो जो बाकी आपने टेम्परेचर दिया वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। बाकी अगर जब इसमें हमने नमक डाल दिया तो उसका ये क्या हो गया, नमक डालने से यानी अशुद्धि पड़ गई दोस्तों, है ना। तो नमक डालने से क्या होता है, इसका क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे और भी इसका टेम्परेचर, जो पानी है दोस्तों उसका टेम्परेचर क्या होता है, और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर इसमें आप कोई अशुद्धि नहीं डाल रहे हैं तो होता क्या है दोस्तों, उसका क्वथनांक अगर 100 है तो 100 के बाद आप कितना हो भी एनर्जी दीजिए उसको, कितना हो हीट दीजिए, वह 100 से 101 नहीं होगा। बाकी सभी जो ऊर्जा होगा दोस्तों इन्वेस्ट किस में हो जाएगा, वो वाष्प बनाने में हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है दोस्तों, अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है, जबकि जो इसका हिमांक होता है दोस्तों वो क्या होता है, घट जाता है। तो याद रखिएगा हिमांक क्या होता है, घट जाता है, और क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हीटर की कुंडली जो बना होता है तो किसका बना होता है। अगर बात करें हीटर की कुंडली की तो आपको पता है हीटर आप देखे ही होंगे। तो हीटर जो होता है दोस्तों इसकी कुंडली की बात करें, सबसे पहले हम यहाँ देखें तो ये आपका दोस्तों क्या है, टंगस्टन है। तो आपको पता होगा टंगस्टन किस किस से मिलकर बना होता है। ठीक है, दो चीज़ें हैं, एक टंगस्टन और एक आपका सोल्डर। तो ये दोनों ही लेड और टीन से मिलकर बना हो गया, लेड और टीन लेड और क्या किससे दोस्तों, टीन से मिलकर बना हुआ है ये दोनों। ठीक है, याद रखिएगा। और कौन कौन जो आपका सॉरी दोस्तों यहाँ पर टंगस्टन नहीं है, टंगस्टन की बात नहीं कर रहे हैं। ये आपका हम बात कर रहे थे क्या बोलते हैं उसको, फ्यूज है ना, क्या फ्यूज। जो फ्यूज होता है ना वह किससे बना होता है, लेड और टीन से मिलकर बना होता है। जबकि टंगस्टन दोस्तों ये कहाँ पाया जाता है, ये विद्युत बल्ब में पाया जाता है टंगस्टन, है ना। इसका जो गलनांक होता है दोस्तों बहुत अधिक होता है। क्या होता है इसका गलनांक, क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है। याद रखिएगा इसको जब हम लोग लगभग इसको हम 1500 सेंटीग्रेड जब ताप देते हैं दोस्तों, तब ये थोड़ा थोड़ा इसको जलना स्टार्ट होता है दोस्तों ना, थोड़ा थोड़ा लाल तप्त होता है। ठीक है, जब इसको हम 15 सेंटीग्रेड से अधिक ताप देते हैं तब ये क्या होता है, थोड़ा प्रकाश देना स्टार्ट करता है। तो याद रखिएगा टंगस्टन जो है दोस्तों ये विद्युत बल्ब में होता है, और इसका जो मतलब क्या होता है कि गलनांक होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें सिल्वर, तो आपको पता है सिल्वर क्या होता है, यूरेनियम। क्या दोस्तों आपका यूरेनियम, अगर आपसे पूछेगा कि यूरेनियम का जो दोस्तों परमाणु क्रमांक कितना है, तो याद रखिएगा जो यूरेनियम का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों वो होता है 92। कितना होता है, 92 होता है यूरेनियम का परमाणु क्रमांक। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का संकेत क्या है दोस्तों, Eg है दोस्तों, Ag क्या है, सिल्वर का संकेत है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। बात करें हीटर की कुंडली किससे बना होता है, तो याद रखिएगा जो हीटर की कुंडली बनी होती है दोस्तों ये नाइक्रोम से बनी होती है, यानी नाइक्रोम, यानी इसको ऐसे लिखें दोस्तों तो नाइक्रोम। हीटर की कुंडली किससे बनती है, नाइक्रोम की बनती है। इस नाइक्रोम का भी जो दोस्तों गलनांक होता है वो भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, इसलिए हीटर की कुंडली इससे बनाई जाती है। चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से समझ गए, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल सी बात करें दोस्तों तो क्वेश्चन अगला अगर देखें आप ध्यान से तो क्वेश्चन क्या है, 1 सेकेंड दोस्तों, हाँ यहाँ पर क्वेश्चन देखें तो कहा जा रहा है दोस्तों टिक्का रोग होता है दोस्तों। टिक्का रोग मतलब किसका टिक्का रोग है ना, किस में होता है, तो याद रखिए जो टिक्का रोग होता है दोस्तों है ना, ये होता है दोस्तों आपके मूंगफली में। टिक्का रोग का संबंध किससे है दोस्तों, मूंगफली से है। ठीक है, टिक्का जो रोग है दोस्तों इसका संबंध किससे है, मूंगफली से है। और यहाँ पर दोस्तों और भी कुछ रोग है, जैसे देखिए काला, भूरा और पीला, यानी काला कीट, भूरा कीट और पीला कीट, इन तीनों का संबंध किससे दोस्तों, इन तीनों रोगों का संबंध है किससे, गेहूं से। याद रखेंगे टिक्का रोग का संबंध किससे है, मूंगफली से, और काला कीट, भूरा कीट और पीला कीट इनका संबंध किससे है, गेहूं से है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, खून का शुद्धिकरण कौन करता है दोस्तों, है ना। खून की शुद्धिकरण की बात करें दोस्तों, जो खून का शुद्धिकरण करता है वह करता है वृक्क। क्या करता है, वृक्क करता है दोस्तों। यकृत जो है दोस्तों आपको पता है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है दोस्तों, यकृत है ना। सबसे बड़ी जो ग्रंथि है दोस्तों, सबसे बड़ी ग्रंथि वह कौन ही है, यकृत है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा अंग कौन है तो वह हो जाएगा दोस्तों आपका चर्म। जो चर्म होता है दोस्तों ये सबसे बड़ा क्या होता है, अंग होता है, यानी चमड़ा जो है दोस्तों स्किन, ये क्या होगा, सबसे बड़ा अंग होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे अगर खून की शुद्धिकरण की बात करें
तो कौन करता है, वृक्क करता है। अच्छा, वृक्क की जो कार्यात्मक इकाई होती है दोस्तों वह क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, है ना। वृक्क की जो कार्यात्मक इकाई होती है वो क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, ठीक है। क्या होता है, नेफ्रॉन, यानी वृक्क की जो कार्यात्मक इकाई होती है दोस्तों वह क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखें जो यकृत, आपको पता है सबसे बड़ी क्या है, ग्रंथि है दोस्तों, है ना। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत है। और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होगी दोस्तों। और सबसे बड़ी जो मिश्रित ग्रंथि है दोस्तों वह अग्नाशय है। कौन है, अग्नाशय। अग्नाशय जो है दोस्तों सबसे बड़ी क्या है, मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। और अगर बात करें सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है दोस्तों, तो जो थायराइड ग्रंथि है दोस्तों, थायराइड ग्रंथि ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना होगा। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यकृत, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछे तो अग्नाशय, और सबसे बड़ी अगर अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तो ये आपका हो गया थायराइड, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ और पूछता है दोस्तों, जो इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है दोस्तों, तो ये अग्नाशय से होता है दोस्तों, इंसुलिन का स्राव। अग्नाशय में एक बीटा कोशिका पाई जाती है दोस्तों, जिससे क्या होता है, इंसुलिन का स्राव होता है, ठीक है। तो इस चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, मस्तिष्क के निचले भाग में पाई जाने वाली ग्रंथि क्या है दोस्तों, है ना। तो मस्तिष्क के जो निचले भाग में पाई जाने वाली ग्रंथि है दोस्तों उसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं दोस्तों मस्तिष्क को, जो मस्तिष्क के निचले भाग में यह पाई जाती है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि। दोस्तों पीयूष ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं ना। पीयूष ग्रंथि को भी क्या कहते हैं हम लोग, मास्टर ग्रंथि कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। तो इसको भी आपको याद होने चाहिए। पीयूष ग्रंथि को, इसी को हम लोग पीनियल ग्रंथि भी कहते हैं दोस्तों। इसी को हम क्या कहते हैं, पीनियल ग्रंथि भी कहते हैं। हाइपोथैलेमस, इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं दोस्तों ना, यानी मास्टर का भी मास्टर ग्रंथि कौन है दोस्तों, ये है हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। थायराइड ग्रंथि हमने आपको बताया दोस्तों, ये सबसे बड़ी क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। देखिए दोस्तों जो बौनापन होता है दोस्तों ना, वो किस ग्रंथि के कारण होता है, पीयूष ग्रंथि के कारण होता है। जो बौनापन होता है ये किसके कारण होती है, पीयूष ग्रंथि के कारण होती है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। यहाँ भी यकृत है तो हमने आपको यकृत के बारे में बता दिया दोस्तों। यकृत से दोस्तों एक रस का जो स्राव होता है दोस्तों, पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है दोस्तों, पित्त रस का जो स्राव होता है दोस्तों यह होता है यकृत से। तो इसको भी याद रखिएगा। और पित्त रस जो जमा कहाँ होता है दोस्तों, तो पित्ताशय में क्या होता है, पित्त रस जमा होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो आपको याद होने चाहिए, और हमें यकीन है दोस्तों आपको ये याद है। अगर नहीं याद है दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से नोट करते रहिए, ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझ सकें, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए अग्नाशय हमने बताया ना, अग्नाशय क्या है, सबसे बड़ी क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। और इसमें एक बीटा कोशिका पाया जाता है, जिससे क्या होता है, इंसुलिन का स्राव होता है। अगर बात करें दोस्तों चर्म की, तो चर्म क्या है दोस्तों, तो जो चमड़ा है दोस्तों, यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, ठीक है। सबसे बड़ा अंग कौन होता है, चमड़ा होता है, ठीक है, सबसे बड़ा अंग है। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन जो है जीवाणु जनित जो रोग है वो नहीं है। इससे को आपसे पूछा गया है, कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है। जीवाणु का मतलब दोस्तों बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया। विषाणु का मतलब क्या है दोस्तों, वायरस। तो कौन दोस्तों जो बैक्टीरिया से नहीं होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर अगर बात करें प्लेग की, तो प्लेग भी किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। हैजा की, तो हैजा भी किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। निमोनिया भी बैक्टीरिया से होता है। ट्रैकोमा, जो दोस्तों ट्रैकोमा है दोस्तों, यह नेत्र संबंधित बीमारी है दोस्तों। और ये किससे होता है दोस्तों, तो यह होता है दोस्तों आपके विषाणु से, यानी वायरस से होता है, ठीक है। याद रखेंगे प्लेग जो है दोस्तों किससे होता है दोस्तों, प्लेग आपके जीवाणु से होता है। हैजा जीवाणु से होता है। निमोनिया जीवाणु से होता है। और बाकी और देख लेते हैं दोस्तों अच्छी तरह से। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो एक ट्रिक है दोस्तों, जो आपको बैक्टीरिया से जो होने वाले रोग हैं, यानी विषाणु से जो होने वाले रोग हैं दोस्तों उसके लिए है, ठीक है। सॉरी, जीवाणु से जो होने वाले रोग है दोस्तों उसके लिए क्या है, एक ट्रिक है। अब यहाँ देखें ट्रिक क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया। अब देखिए इसको समझिए क्या है।
पंडित से बात करें दोस्तों तो प से क्या हो जाएगा दोस्तों, प से हो गया प्लेग, क्या हो गया प्लेग, प से क्या हो गया दोस्तों प्लेग। तो प्लेग किससे होता है दोस्तों, तो प्लेग होता है दोस्तों आपके बैक्टीरिया से, यानी आपके जो हो जाएगा दोस्तों जीवाणु से, किससे हो जाएगा जीवाणु से। डी से हो जाएगा दोस्तों, डी से डिप्थीरिया। तो दोस्तों जो डिप्थीरिया है दोस्तों है ना, डिप्थीरिया, ये आपका किससे होता है दोस्तों, ये भी किससे होता है जीवाणु से होता है, ठीक है। तो से क्या हो गया दोस्तों तपेदिक, है ना, तपेदिक और टिटनस दोनों क्या हो गया दोस्तों किससे होते हैं, ये भी दोनों होते हैं दोस्तों जीवाणु से ही होते हैं, बैक्टीरिया से ही होते हैं। का से दोस्तों काली खांसी, जो काली खांसी है दोस्तों इसको कुक्कुर खांसी भी कहते हैं दोस्तों, ये भी क्या होता है किससे होता है दोस्तों, ये भी आपका होता है दोस्तों बैक्टीरिया से। टी से क्या होता है दोस्तों, वही बोले ना तपेदिक, है ना, तपेदिक या टिटनस, यहाँ से हम टी से कहा जाएगा टिटनस। जो टिटनस होता है दोस्तों ये भी किससे होता है दोस्तों, ये भी आपका होता है बैक्टीरिया से, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों न्यू से कहा जाएगा निमोनिया, कहा जाएगा न्यू से निमोनिया, यानी न्यू से क्या हो गया दोस्तों निमोनिया हो गया। और यानी जो निमोनिया रोग है दोस्तों ये भी किससे होता है, ये भी आपके जीवाणु से ही होता है, ठीक है, किससे होता है जीवाणु से होता है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। और यहाँ पर क्या है दोस्तों बेटी, तो बेटी से हो गया बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया से क्या हो गया बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये सारे जो रोग थे दोस्तों ये किससे होने थे, जीवाणु से होने थे। जो ट्रैकोमा है दोस्तों ना, ट्रैकोमा वो नेत्र संबंधित रोग है दोस्तों, और ये किससे होता है दोस्तों अगर ये होता है आपका जीवाणु से, ठीक है। विषाणु से होने वाली बात करें तो इसको भी एक ट्रिक कह सकते हैं दोस्तों, GFPTA, अब GF पटाके के हो गया चल बे, चल बे। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, जी से हो गया दोस्तों, अच्छा बे से क्या हो गया वायरस हो गया, ठीक है। अब मतलब ये वायरस से होने वाले हो गए यानी विषाणु से होने वाले रोग हैं। जी से क्या हो गया दोस्तों गलसुआ, क्या हो गया गलसुआ। एफ से क्या हो गया फ्लूएंजा, एफ से क्या हो गया दोस्तों फ्लूएंजा। पी से क्या हो गया दोस्तों पोलियो, क्या हो गया पी से हो गया पोलियो। टी से हो गया दोस्तों ट्रैकोमा, टी से क्या हो गया ट्रैकोमा हो गया। के से क्या हो गया दोस्तों, तो के से आपका हो जाएगा के से यहाँ कुछ नहीं दोस्तों। और चल से क्या हो जाएगा चेचक, क्या हो जाएगा चल से आपका हो जाएगा चेचक। तो याद देखिएगा गलसुआ हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, और फिर आपका पोलियो हो गया आपका, यहाँ पर टी से क्या बोले हैं दोस्तों और यहाँ पर दोस्तों चल से कहा जाएगा चेचक, अब वे से कहा जाएगा बैक्टीरिया, ठीक है। तो याद रखेंगे, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ें भी आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगी और इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। तो अगर से दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, कल ही मिलेंगे अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।